ये आपका CBSE 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब आप में से कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे होंगे, बट कुछ ऐसे भी होंगे जो इसको सोल्व नहीं कर पा रहे होंगे। तो उसका मतलब ये नहीं है कि उन स्टूडेंट्स को नहीं आता, बट उनकी रिवीजन में प्रॉब्लम है, और उसी रिवीजन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं आपके लिए लेके आऊँ ये कॉर्नेल नोट स्ट्रेटेजी से बने हुए नोट्स, जिसमें आपका पूरा ही केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर इन्हीं नोट्स से ही मैं कवर करवाने वाला हूँ। सिर्फ ये 1 पेजर नोट्स हैं, केवल एक ही पेज में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और यही नहीं, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, IAS एग्ज़ाम, IPS एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, अभी से इवन NDA एग्ज़ाम, CGL एग्ज़ाम के लिए करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी उन एग्ज़ाम्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं, सो डैट अभी से ही आपका एप्टीट्यूड उन एग्ज़ाम्स के लिए मैं चाहता हूँ कि बने। क्योंकि उस चीज़ की तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि कैसे आप नीट के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं +2 के बाद, कैसे आप JEE मेंस एडवांस को क्रैक कर सकते हैं, बट ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप कैसे इस स्टेज पे UPSC एग्ज़ाम, CGL एग्ज़ाम्स के लिए अपना माइंड सेट डेवलप कर सकते हैं, सो डैट यू आर मच अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स जब आप उस एग्ज़ाम्स को देने के लिए एलिजिबल हो। तो मैं वो भी आपका इन्हीं के साथ ही करवाने वाला हूँ। तो अब आइए अब शुरू करते हैं इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को इन मेरे नोट्स से पढ़ना। और इन नोट्स का फ़ायदा एक ये भी है, जस्ट मैं आपका 1 मिनट लूँगा केवल। इनका फ़ायदा ये भी है कि आप इन नोट्स से देख सकते हैं कि मैंने सभी जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ताकि आप इनको पढ़ के फिर बाद में इंग्लिश वर्जन याद करें तो आपको इजीली याद हो जाएगा, है ना। अब क्लास में आते क्यों हैं? इसलिए तो आते हैं कि बच्चा की टीचर आपको हिंदी में कोई चीज़ अच्छे से बता दे और बाद में आप उसको इंग्लिश में अच्छे से फिर याद कर पाते हैं। तो अगर ऐसा तो इसी चीज़ को मैंने क्या किया कि यहीं पे लिख दिया, सो डैट अगर आप क्लास के बाद भूल भी जाएँ कि टीचर ने एक्सप्लेन क्या किया था, तो आप यहाँ से उसको देखें और बाद में उसको ईजिली देखने के बाद अपना इंग्लिश वर्जन याद कर लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, जो कि आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि अगर बॉन्ड्स का ब्रेक होगा या तो बॉन्ड टूटेंगे या बॉन्ड बनेंगे दो एटम्स के बीच में, और नए सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होगी। इसी चीज़ को ही प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यही बात इंग्लिश में भी लिखी है। और इससे होता क्या है, केमिकल रिएक्शन से किसी भी चीज़ में अगर हो गया तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसमें उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, वो सॉलिड लिक्विड गैस किसी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, या फिर उसमें से गैस की इवोल्यूशन होगी, या फिर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। और एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम इसका, कि जब मैग्नीशियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया जब वो खाली एयर में पड़ा हुआ था। अब इसको वर्ड की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है, और जब कोई भी चीज़ सीक्वेंस में चलती है तो आप उसको याद करने की चांसेस हमेशा ज़्यादा होती हैं। रिएक्टेंट क्या होगा, क्योंकि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट होते क्या हैं, ऐसी सब्सटेंस जो रिएक्ट करते हैं नए सब्सटेंस बनाने के लिए, और वो लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो कि एंड रिजल्ट होते हैं, जब रिएक्शन होता है रिएक्टेंट्स के बीच में तो जो चीज़ बनेगी वो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट होगा। और यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि रिएक्टेंट वो सब्सटेंस हैं जो प्रोडक्ट जिनसे प्रोडक्ट बनते हैं, और जो हमें बाद में मिलते हैं रिएक्शन के बाद वो हमारे प्रोडक्ट होते हैं। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया। उसके बाद शॉर्ट वे क्या हो सकता है इस केमिकल रिएक्शन को लिखने का, जो आपने ऊपर लिखी है कि आप सिंबल्स यूज़ करें कि Mg + O2 गिव्स MgO। बैलेंसिंग कैसे हो सकती है अब इस इक्वेशन की, अब आप देख सकते हैं बैलेंसिंग का मतलब क्या है। बैलेंसिंग अपनी जो इंस्पिरेशन लेता है वो लेता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, जो क्या कहता है, अब वर्ड ही क्लियर कर रहा है कि कंजर्वेशन करनी है मास की। मास की कंजर्वेशन कैसे होगी कि मास ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, मतलब कि जितना मास पहले था जब रिएक्शन हुआ था और जितना मास बाद में होगा जब प्रोडक्ट बन गए, वो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो कुछ भी नहीं है, हमें लेफ्ट साइड में जो चीज़ है और जो राइट साइड में जो चीज़ है, सेम एटम्स को हमें सिमिलर करना है। इसका एग्जाम्पल ये मैंने लिखा, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है, कि इसके लिए हमें जो एटम्स हैं सिमिलर एलिमेंट के दोनों साइड वो सेम करने पड़ेंगे। जैसे इसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि H2 + O2 गिव्स वाटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एग्जांपल में कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 ही है, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, बट ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो राइट हैंड साइड के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। तो अब हम इसको मैच कैसे करें, ये तो प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल आसान सा सॉल्यूशन है इसका कि जितने आप ऑक्सीजन यहाँ पे हैं उतने ऑक्सीजन आप यहाँ पे बना लो। वो आप कैसे करोगे कि आप यहाँ पे, क्योंकि आपको 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो आप यहाँ पे सीधा क्या करोगे,
इसके बाहर 2 लिख दोगे। और यहाँ पे आपके ऑक्सीजन अब 2 हैं, अब यहाँ पे भी पर आपके अब ऑक्सीजन आपके 2 हो गए, और पर यहाँ पे अब हाइड्रोजन आपके 4 हो गए, 2 × 2 4। तो यहाँ पे भी आपको 4 करने पड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड। उसको कैसे करोगे, इसके आगे 2 लिख के। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। तो इससे आपका ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया कि बैलेंसिंग कैसे की जाएगी। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, और एग्जांपल्स अगर आपको इसके लिए चाहिए तो आप एनसीईआरटीज़ में मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कोई भी आप एग्जांपल में ये मेरी टेक्निक को लगा के देखें, वो ज़रूर सोल्व होगा। इन केस नहीं होता है तो आप कमेंट में डाल लें, मैं आपका डाउट वहाँ से ले लूँगा। अब आप आगे देख सकते हैं कि किस स्टेट में हमारा जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में, वो भी लिखना ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आयरन है, Fe हम आयरन को बोलते हैं, आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो उसने फेरिक ऑक्साइड बनाया, Fe3O4 बनाया, और इवन हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन भी, हाइड्रोजन गैस निकली फट से करके। तो आयरन जो है वो सॉलिड स्टेट में है, तो यहाँ मैंने S लिख दिया, क्योंकि हमें पता है मेटल होता है तो सॉलिड ही होगा ऑब्वियसली। पानी क्या है, गैस की फॉर्म में होता है, तो हमने यहाँ G लिख दिया। फेरिक ऑक्साइड जो बना वो भी सॉलिड फॉर्म में बना, तो मैंने यहाँ S लिख दिया। G हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो इसलिए मैंने G लिख दिया। तो जिस स्टेट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा और कंपाउंड बनेगा, उसी स्टेट को हम रिप्रेजेंट भी करते हैं केमिकल रिएक्शन में, ताकि पता भी लगे सामने वाले को कि है कौन। जैसे हम अपना कभी भी अगर फॉर्म फिलअप करते हैं कहीं भी, तो हम लिखते हैं ना कि वेदर वी आर मेल फीमेल, है ना, सो डैट सामने वाले को पता लगे कि लड़का फॉर्म भर रहा है या लड़की फॉर्म भर रही है किसी भी एग्जामिनेशन का। तो उसी तरह से यहाँ पे भी एक केमिकल रिएक्शन में भी ये स्टेट डिक्लेयर करना ज़रूरी है। उसके बाद अब हमने ये तो देख लिया कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, कैसे उसको बैलेंस किया जाता है, क्या डिफरेंट स्टेट्स भी हमें उसके आगे शो करनी होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला टाइप है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कोई ना कोई चीज़ कंबाइन हो रही होगी और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही होगी। ये लिखा है मैंने कि सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर रिएक्टेंट्स। और एज यूजुअल एक एग्जांपल भी गिवन है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया तो उसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन की, और इवन इस रिएक्शन में हीट भी निकली। अब ये हीट निकलने से क्या हुआ, इससे और 2 टाइप्स आ जाते हैं कम्बिनेशन रिएक्शंस में जो कि पॉसिबल हैं, वो अभी मैं डिस्कस करूँगा। और अब यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि कम्बिनेशन रिएक्शन को आप इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सो डैट आपको बाद में अगर आप मेरी बात भूल जाते हो कि मैंने क्या बोला था, तो आप यहाँ से भी उसको याद रिकॉल कर सकते हो। ये इंग्लिश में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया आपके लिए। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि कम्बिनेशन रिएक्शन के अब 2 टाइप हैं, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक नाम से क्लियर है, एक्सो कुछ निकल रहा है भाई, एक्सो। तो एक्सोथर्मिक वो होते हैं जिनमें कंपाउंड बनने के बाद हीट निकलती है। एंडो वो होते हैं जिनको कंपाउंड बनाने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। यही सेम चीज़ मैंने आपके लिए लिख भी रखी है कि जिस रिएक्शन में, ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये यहाँ पे एंडोथर्मिक में लिखा हुआ मैंने कि जिस रिएक्शन में हीट का यूज़ करके प्रोडक्ट बनते हैं। तो साफ साफ आप देख सकते हैं कि मैंने इंग्लिश में भी साथ साथ लिखा है, सो डैट आपको बाद में समस्या ना हो याद रिकॉल करने में। फिर आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे आ जाओ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फेरस सल्फेट को जब हमने हीट दी, यहाँ लिखा भी मैंने हीट का एज अ मीडियम यूज़ किया, तो वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया। उसके बाद ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट नाम से क्लियर है कि डिस्प्लेस कर दिया किसी को, चल तू बाहर निकल। जैसे आप किसी टीम में खेल रहे हो और आपको लग रहा है कि कोई प्लेयर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो आप कहते हैं ना कि चल तू बाहर जा, तू ढंग से पार्टिसिपेट तो कर नहीं रहा। ऐसी रिएक्शंस में होता है कि फेरिक आयरन को लगा कि कॉपर सल्फेट में कॉपर ढंग से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मेरे को लेनी चाहिए इसकी जगह, क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो वो फेरिक सल्फेट बना लेगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, यहाँ पे 2 प्लेयर्स को ऐसा लगेगा कि जैसे आप सपोज करो इस चीज़ डबल डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए आप एक क्रिकेट मैच को एज्यूम करो कि 2 प्लेयर्स हैं, दोनों प्लेयर्स एक बॉलिंग करता है और दोनों प्लेयर्स बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। बट किसी दिन इस प्लेयर को लगा कि इसको इसकी जगह ले लेनी चाहिए बॉलिंग के लिए, और इसको लगा कि इसको इसकी जगह ले लेनी चाहिए बैटिंग के लिए। तो यही चीज़ आप डबल डिस्प्लेसमेंट में होती है कि 2 मेटल्स आपस में अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लेते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड का जब रिएक्शन हुआ तो बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना। सोडियम ने बैरियम की जगह ले ली, बैरियम ने सोडियम की जगह ले ली, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, दोनों एक दूसरे की जगह से डिस्प्लेस हो गए। और यही चीज़ को मैंने इंग्लिश में भी लिखा है कि 2 आयन्स आपस में अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने साथ साथ इंग्लिश वर्जन भी लिखा हुआ है हर एक चीज़ का। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आते हैं। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है।
ऐसा रिएक्टेंट आप समझते हैं जो लेफ्ट साइड पे लिखे होते हैं, जो ऑक्सीजन जिसके पास आ जाती है जब रिएक्शन कंप्लीट होता है प्रोडक्ट साइड में जाने के बाद, तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडाइज बोल देते हैं कि हाँ ये इसके पास ऑक्सीजन आ गई तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। और जिसके पास से ऑक्सीजन चली जाती है और पहले थी उसको हम बोल देते हैं कि भाई हाँ ये रिड्यूस हो गया, तो उस रिएक्शन का हम रिडक्शन हो जाता है। जैसा कि आप इस एग्जांपल से भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया, तो कॉपर के पास ऑक्सीजन पहले थी, अब चली गई, क्योंकि जब थी और वो चली गई तो क्या आया, तो उसको क्या बोलेंगे हम कि हाँ कॉपर यहाँ पे रिड्यूस हो गया। बट हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी बट अब आ गई, तो उसको हम क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया। और मैंने यहाँ लिखा भी है कि कहाँ पे कॉपर रिड्यूस हो गया और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया। तो जिसके पास से जो चीज़ जाएगी तो वो अगर ऑक्सीजन गई किसी के पास से तो वो रिड्यूस हो गया, बट अगर किसी के पास ऑक्सीजन आई तो वो ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीजन आ गई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन चली गई तो रिडक्शन, सिंपल। अब आ गया कोरोशन। कोरोशन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होता है। तो कोरोशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल कोरोड हो जाता है। कोरोड मतलब टूटना शुरू हो जाता है, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है जब उसके आसपास के एनवायरनमेंट में मॉइस्चर आ जाता है, एसिड आ जाते हैं। मॉइस्चर मतलब पानी आ गया। जैसे आपने देखा भी होगा अपने कॉमनली घर में कि भाई अगर आपके पास सरिया रखा है और वो सरिया बाहर रखा रह गया, तो बाहर ऑब्वियसली हमारे एटमॉस्फेयर में पानी तो मौजूद है ही, मॉइस्चर तो है ही, तो उस मॉइस्चर को पकड़ के जंग लग जाता है उसमें। उसी जंग की प्रोसेस को हम कोरोजन बोल देते हैं। आयरन के केस में स्पेशली उसको हम रस्टिंग बोलते हैं, बट अगर वो किसी और मेटल के साथ हो तो उसको हम कोरोजन बोलते हैं। ऐसे ही रेंसिडिटी क्या होता है। रेंसिडिटी कुछ नहीं होता, जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर फैट होता है, फैट मतलब कि भाई जिनके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट हैं, पॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट हैं, मतलब आप इतनी डिटेल में मत जाइए, बस ये समझ लीजिए कि ऐसे जो तली चीज़ें होती हैं ना, बेसिकली आप इस चीज़ को एक ले मैन लैंग्वेज में अगर समझें तो जितनी भी तली फली चीज़ें होती हैं, जैसे चिप्स हो गए, आपके बेकरी के प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर अदर फैट कंटेनिंग चीज़ें होगी, तो जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आती हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, तो उसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स की, एंटी क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से हो रही है ना ऑक्सीडेशन फैट्स की, तो हमें कुछ ऐसा चीज़ रोक डालनी पड़ेगी जिससे ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट ही ना कर सके। तो हम क्या करेंगे, उसमें नाइट्रोजन को डाल देते हैं। आपने देखा होगा कि चिप्स के जितने भी पैकेट्स मार्केट में आते हैं वो थोड़े फूले फूले रहते हैं, तो वो फूले क्यों रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर हमारा नाइट्रोजन होता है, सो डैट वो बाहर की ऑक्सीजन से कम कांटेक्ट में ना आए, इसलिए वो पूरी तरह से वैक्यूम सील होते हैं और उनके अंदर नाइट्रोजन को फिलअप किया जाता है। तो यहाँ से, और यहाँ इवन मैंने रेंसिडिटी और इवन कोरोजन दोनों को ही मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, सो डैट अगर आप भूल जाओ तो यहाँ से उसको रिकॉल कर पाओ। और यहाँ पे अब 2024 के आपके क्वेश्चंस हैं PYQ, और यहाँ आपके 2025 के क्वेश्चंस हैं PYQ। ये मैं चाहता हूँ कि आप इस नोट्स को पढ़ने के बाद और मेरा लेक्चर सुनने के बाद खुद ट्राई करें, सो डैट आप एक्टिवली एंगेज कर पाएँ, आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। क्योंकि जब तक हम अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक हमें कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती, इसलिए नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अब आप बाद में इवन इस नोट्स का फ़ायदा ये भी है कि बाद में आप यहाँ पे एक साइड इसको जब प्रिंट कर लो, आप इसको, मैं आपको टेलीग्राम का इवन लिंक भी दूंगा अपना इसी वीडियो के नीचे, आप उस टेलीग्राम के लिंक से वहाँ पे जाके उस टेलीग्राम चैनल पे जाके इस पूरी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं बाद में कि इसको प्रिंट करवा लें आप, और एक साइड यहाँ पे अपना हाथ रखें और लाइन बाय लाइन करके सुनाना शुरू करें कि आपने याद क्या किया था केमिकल रिएक्शन में। और जो भी चीज़ आप सपोज़ करो कि जैसे सपोज़ करो आप ये भूल गए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, तो जिस चीज़ को आप भूलेंगे बाद में उस चीज़ को आप ऐसे अंडरलाइन कर लें कि हाँ मैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट भूल गया था, सो डैट जब आप दोबारा इस चीज़ को रिवाइज करो एग्जाम से पहले तो आपको याद आए कि हाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मेरे को थोड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि मैं ये ज़्यादा भूल रहा था। ठीक है, तो ये मैंने आपका पूरा चैप्टर कवर करवा दिया। आप देख सकते हैं कि कितनी फास्ट पेज में मैंने आपका पूरा चैप्टर कवर करवा दिया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और अब जो हमने शुरू में क्लास के ये डिस्कस किया था कि हमारे पास ये ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, आप इन क्वेश्चंस को भी ट्राई करना। मैं हर क्लास में ये क्वेश्चंस को इंक्लूड करूँगा। फिलहाल तो मैंने 3 ही क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं, और तीनों क्वेश्चंस ये UPSC एग्ज़ाम्स के, UPSC क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स करवाती है अलग अलग हायर पोस्ट के लिए, तो वो मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। इन सब के आंसर्स आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सारे एग्जांपल्स तो सारे के सारे मैंने आपको बता तो दिए हैं कि कंबशन, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, कम्बिनेशन रिएक्शन, तो आप ऑब्वियसली इनको बहुत ईजिली आंसर कर सकते हैं। इनकेस आपको फिर भी डाउट आता है तो आप कमेंट में बताना, और इनके आंसर्स भी मुझे कमेंट करके बताना। और मुझे ये भी बताना
कि मैं क्या और बेटर कर सकता हूँ आपको सिखाने के लिए, ठीक है। क्या चीज़ आपको लगा कि ये चीज़ होनी चाहिए थी बट सर ने ये चीज़ मिस की, सो प्लीज़ डू ऑल्सो कमेंट दैट। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।